Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. So as we were discussing our topic lordosis, today we will discuss about its treatment. सो लेट्स मूव अहेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि हम और स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ में करते थे, स्कोलियोसिस हो चाहे काइफोसिस हो। इस लॉर्डोसिस में भी सबसे पहले हम कंजर्वेटिव के लिए जाते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द स्पाइन, और डिफॉर्मिटीज़ की तरह स्पाइनल डिफॉर्मिटी इसमें भी हम सपोर्ट देते हैं सबसे पहले, और इसमें सपोर्ट का नाम है टेलर ब्रेस। टेलर ब्रेस लॉर्डोसिस को करेक्ट करने के लिए टेलर ब्रेस का यूज़ करते हो। टेलर ब्रेस कैसा होता है ये देख सकते हैं। इसकी खास बात जो होती है आप ये देख सकते हैं, देखिए यहाँ पीछे से तो सपोर्ट होगा ही, लेकिन आगे से स्टमक एरिया में भी सपोर्ट दिया हुआ है ताकि स्टमक आगे की तरफ ना भागे। एब्डोमेन वाला जो एरिया है उसको भी सपोर्ट दिया हुआ है, वो आगे की तरफ ना भागे, क्योंकि वो जब आगे की तरफ भागेगा तो पीछे से अपने आप कर्व बढ़ेगा, जैसे कि ओबेसिटी या प्रेगनेंसी में होता है। ठीक है, तो अगर उस चीज़ को हटा दिया जाए, तो ये ओबेसिटी और प्रेगनेंसी को हटा दिया जाए, तो बाकी में ये सपोर्ट, ये एब्डोमेन वाला सपोर्ट बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि ये और ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है, ये आगे से भागने नहीं देगा। इसकी खास बात ये होती है टेलर ब्रेस की। नेक्स्ट है सर्जिकल ट्रीटमेंट। वैसे तो लॉर्डोसिस का कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं है जब तक कि न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट ना हो, यानी कि जब तक कि लॉर्डोसिस या वहाँ की जो वर्टिब्रा है वो नर्व को या नर्व रूट को ना दबाएं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को ना दबाएं, तब तक कि इसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। तो इसका भी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट सेम होगा जैसे आपका स्कोलियोसिस और काइफोसिस का था। ठीक है, तो जैसे कि इसमें हम इम्प्रूव मोबिलिटी ऑफ स्पाइन, इम्प्रूव मोबिलिटी ऑफ अदर इन्वॉल्व जॉइंट, प्रोवाइड रिलैक्सेशन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ वीक मसल्स, टीच पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज, लेंथनिंग ऑफ शॉर्ट मसल एंड पोस्चरल अवेयरनेस। ठीक है, तो इम्प्रूव मोबिलिटी ऑफ स्पाइन के लिए हम इसमें हम क्या करेंगे, हमको लॉर्डोसिस यानी कॉन्केविटी को कम करना है, तो हम किस तरफ जाएंगे, ऐसी एक्सरसाइज कराएंगे जिससे कॉन्केविटी कम हो और कॉन्वेक्सिटी बढ़े। लॉर्डोसिस की कॉन्केविटी कम हो, गहराई कम हो और उभार बढ़े, उसमें वापस आए। ठीक है, उसके लिए हम उसको कौन सी कराएंगे, कैट एंड कैमल एक्सरसाइज। ठीक है, जिसको हम स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सरसाइज भी बोलते हैं। स्पाइनल रोटेशन भी कराएंगे ताकि अगर उसमें स्टिफनेस आ गई हो तो वो भी दूर हो जाए। पोजीशन चेंज करने के लिए बोलेंगे और रोलिंग टेक्निक भी बताएंगे, जैसा कि हम काइफोसिस और स्कोलियोसिस में बताते आए हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव मोबिलिटी ऑफ ऑल जॉइंट्स। तो इसमें हम अपर लिम्ब कम इन्वॉल्व होता है, लोअर लिम्ब ज़्यादा अफेक्ट होता है इसमें, क्योंकि ये लंबर में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, और लंबर से आपका लोअर लिम्ब के जो जॉइंट्स है वो ज़्यादा नज़दीक हैं, जैसे कि हिप जॉइंट, नी जॉइंट। तो इन सब का लोअर लिम्ब के जो जॉइंट्स हैं उनका पैसिव मूवमेंट कराएंगे और पेशेंट से एक्टिवली मूवमेंट करने के लिए भी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइड रिलैक्सेशन। तो वहाँ की मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हम हीटिंग मोडालिटी भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग ऑफ वीक मसल। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ हमको बहुत ध्यान देना है कि जैसे ओबेसिटी और प्रेगनेंसी में होता क्या है, ठीक है, फैट बढ़ने से या मोटापा बढ़ने से क्या होता है, एब्डोमेन की मसल्स वीक हो जाती हैं और एब्डोमेन का साइज बढ़ जाता है। उसी को हमको ध्यान देना है, उसकी स्ट्रेंथनिंग करनी है, क्योंकि उसी की वीक होने की वजह से पीछे कर्व बढ़ता है। ठीक है, ठीक, तो उसके ऊपर भी हम काम करेंगे, एब्डोमेन की स्ट्रेंथनिंग कराएंगे, ग्लूटियस की स्ट्रेंथनिंग कराएंगे और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग कराएंगे। पेल्विक टिल्ट, जैसा कि हमने स्कोलियोसिस में भी डिस्कस किया था, इसमें भी करेंगे पेल्विक टिल्ट। ठीक है, ठीक, जब पेशेंट लेटेगा, ऊपर वाला डायग्राम देखिए, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट जहाँ लिखा है, जब पेशेंट लेटेगा तो ऐसा ही कुछ मिलेगा आपको, इससे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा मिलेगा। इसी को कम करने के लिए आपको पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट बताना है उसको, यानी कि अपने जो हिप जॉइंट है या जो पेल्विस वाला रीजन है उसको पीछे की तरफ धक्का देना है सुपाइन लाइन में लेट के। ठीक है, और इसको हम खड़े होके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेल्विस टिल्ट विद नी स्ट्रेट इन सुपाइन पोजीशन, और फिर आपका नी स्ट्रेट करके और नी मोड़ के, दोनों तरीकों से हमको करना है इसको। ठीक है, लेंथनिंग ऑफ शॉर्ट मसल्स। तो इसमें जो शॉर्ट होंगी वो आपकी एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होने की वजह से, क्योंकि हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी ना कि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट भी कारण हो सकता है या कॉन्ट्रैक्चर ऑफ हिप फ्लेक्सर भी कारण हो सकता है आपके लॉर्डोसिस होने का। तो अगर कॉन्ट्रैक्चर यानी परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ आपकी हिप फ्लेक्सर्स या एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो रहा है, इन दोनों को ही अवॉइड करने के लिए या ठीक करने के लिए आप हम स्ट्रेचिंग देंगे। एंटीरियर हिप फ्लेक्सर की जो मसल, या ये कह लें कि हिप फ्लेक्सर मसल जो होती हैं, ठीक है, उनकी और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग कराएंगे रेगुलरली और
रिपीटेडली। ठीक, नेक्स्ट है पोस्चरल अवेयरनेस। इसमें भी हम पेशेंट को एहतियात, जो कि नॉर्मली लोग मिस कर जाते हैं कि पोस्चरल का ध्यान नहीं रख पाते हैं, पोस्चर का ध्यान नहीं रख पाते, तो उनको बताएंगे कि कैसे बैठना है, कैसे खड़े रहना है, इस चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है, और ये खुद से करें, एक्टिवली उस पर ध्यान दें, कोई दूसरा टोके तब नहीं, खुद से भी ध्यान दें कि मैं सही बैठा हूँ, मैं सही से काम कर रहा हूँ, या मैं सही से खड़ा हूँ कि नहीं, ये भी बताएंगे उनको। सो ओके, थैंक यू क्लास। इसी के साथ हमारा स्पाइनल डिफॉर्मिटी वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। स्कोलियोसिस हम पहले ही खत्म कर चुके थे, अब काइफोसिस और लॉर्डोसिस भी हमारा खत्म है। ओके, थैंक यू क्लास।